नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम वेस्ट बंगाल में 2024 में एमटीएस के क्वेश्चन पेपर के मैथमेटिक पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर का। क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज़ फर्स्ट डिक्रीज्ड बाय 25% एंड देन इंक्रीज्ड बाय 20%, देन व्हाट इज़ द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। यदि किसी वस्तु का मूल्य पहले 25% घटाया जाता है और फिर 20% बढ़ाया जाता है तो मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन क्या है। तो इस क्वेश्चन में हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वो लिख लेते हैं यहाँ पे। इंक्रीज परसेंटेज वैल्यू माइनस डिक्रीज परसेंटेज वैल्यू माइनस इंक्रीज परसेंटेज वैल्यू मल्टीप्लाई डिक्रीज परसेंटेज वैल्यू ओवर 100। और ये फॉर्मूला किस चीज़ का हमारे पास, परसेंटेज इफेक्ट का, कि परसेंटेज में क्या चेंज आएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं परसेंटेज इफेक्ट इज इक्वल टू, तो इंक्रीज कितनी है हमारे पास वैल्यू 20%, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इज इक्वल टू 20 माइनस डिक्रीज कितनी हुई 25 माइनस इंक्रीज मल्टीप्लाई डिक्रीज, इंक्रीज हुई कितनी है हमारे पास 20 और डिक्रीज कितनी हुई 25, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 500। तो ये आ गया 500 डिवाइडेड बाय 100। 100 से ये 20 से 20 कट जाएंगी तो हमारे पास क्या बचेगा, तो आया 20 माइनस 25 माइनस 5, माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, तो ये आ जाएगा हमारे पास 20 माइनस के 30 और 20 माइनस 30 तो आ जाएगा हमारे पास -10। अब हमने यहाँ पे क्या पता करना है, परसेंटेज इफेक्ट कितना है। अगर हमारे पास वैल्यू नेगेटिव में आएगी तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास 10% डिक्रीज। अगर ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव में आती है तो हमने बोलना था कि 10% इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास वैल्यू नेगेटिव में, तो हमारे पास जो परसेंटेज इफेक्ट है वो क्या है 10% डिक्रीज। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 10% डिक्रीज, 10% डिक्रीज। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 10% डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय सेलिंग 100 नोटबुक्स अ शॉपकीपर गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 नोटबुक, व्हाट इज हिज गेन परसेंटेज। 100 नोटबुक बेचकर एक दुकानदार को 20 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे सेलिंग प्राइस नहीं पता क्या है, तो मान लेते हैं लेट सेलिंग प्राइस ऑफ 100 नोटबुक इज इक्वल टू, तो हमने कितना मान लिया 100x, कितना मान लिया हमने 100x। नाउ तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट कितना हो रहा है 20 नोटबुक के इक्वल, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 20x। प्रॉफिट कितना आ गया यहाँ पे हमारे पास 20x। नाउ अब हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, तो क्या फॉर्मूला तो हमारे पास सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना हमारे पास यहाँ पे 100x माइनस कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट कितना है हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है हमारे पास 20x, तो 100x माइनस 20x तो कितना आ गया हमारे पास 80x। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया हमारे पास 80x। नाउ अब हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास यहाँ पे, तो आएगा प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, तो इज इक्वल टू, तो आ जाएगा प्रॉफिट कितना हुआ हमारे पास यहाँ पे 20x, तो 20x ओवर कॉस्ट प्राइस कितना है 80x मल्टीप्लाई 100, तो x से x कट गया, 0 से 0, 2 1 द 2, 2 4 दैट, 4 1 द 4, 4 25 द 100, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया हमारे पास 25%। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन बाउट अ हॉर्स फॉर अ सर्टेन सम एंड सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ 8% ऑन हिज outlay. If he had received rupees 1,800 more, he would have gained
14.5% ऑन हिज आउटले। वट डिड द हॉर्स कॉस्ट। एक आदमी ने एक घोड़ा एक निश्चित राशि में खरीदा और उसे 8% की हानि पर बेच दिया। यदि उसे 1800 रुपये अधिक मिलते तो उसे अपने व्यय पर 14 से ही 1/2% का लाभ होता। घोड़े की कीमत क्या थी, ये हमने फाइंड करना है। तो हमें हॉर्स की कॉस्ट नहीं पता क्या है, तो मान लेते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है, लेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, हमने कितना मान लिया, एक्स। नाउ अब हमने क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट केस में क्या बोला है, यहाँ पे 8% लॉस पे उसने बेच दिया। तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा हमारे पास, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस तो हमें पता नहीं कितना है, तो कॉस्ट प्राइस आ गया हमारे पास कितना, एक्स, माइनस कितने लॉस पे बेचा उसने, 8%। तो क्या करेंगे हम आगे, एक्स माइनस, तो 8% लॉस पे बेचा तो आएगा हमारे पास 8/100 मल्टीप्लाई में एक्स, तो ये आ गया हमारे पास सेलिंग प्राइस। नाउ अब सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वो सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, इफ़ ही हैड रिसीव्ड ₹1800 मोर ही वुड हैव गेन्ड 14.5% ऑन हिज आउटले। वट डिड द हॉर्स कॉस्ट। अगर वो बोल रहा है कि अगर उसे 1800 रुपये और मिलते तो उसे कितने का प्रॉफिट होता, 14.5% का। ना अब यहाँ पे जो हमारे पास सेलिंग प्राइस है, जो न्यू सेलिंग प्राइस आएगा वो लिख लेते हैं यहाँ पे हम। तो न्यू सेलिंग प्राइस क्या आएगा, न्यू सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस साथ में कितना बोल रहा है वो, 1800 रुपयों से मिलते, तो प्लस में हमने लिख दिया 1800 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितना हमारे पास, तो सेलिंग प्राइस हमारे पास यहाँ पे एक्स माइनस 8/100 मल्टीप्लाई में एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस में 1800। नाउ अब क्या है हमारे पास, अब हमारे पास ये कंडीशन राइज हो रही है, एक्स माइनस 8/100 मल्टीप्लाई एक्स प्लस में कितना आ गया हमारे पास 1800। अब ये कंडीशन कब राइज आ रही है, जब उसे कितना प्रॉफिट होता है, 14.5% का। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, एक्स क्या आ गया हमारे पास, सेलिंग कॉस्ट प्राइस प्लस इसी के ऊपर कितना हो रहा है उसे 14.5% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर इसको मैं फिक्स मिक्स फ्रैक्शन की बजाय इसको सिंपल फ्रैक्शन में लिखूं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 29/200। तो प्लस में क्या आएगा 29/200 मल्टीप्लाई में यहाँ पे आ गया हमारे पास एक्स। ना अब हमने क्या करना है, यहाँ पे कंपेयर करना है और हमने क्या करना है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में, तो क्या आएगा, हमने यहाँ पे कंपैरिजन करना है। तो देखो ये x हमारे पास यहाँ पे प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये x से x सीधा कट जाएगा यहाँ पे। तो क्या बचा हमारे पास यहाँ पे 29/200 x माइनस, अब यहाँ पे हमारे पास ये माइनस का है 8/100 x या फिर 8x/100। तो मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आता हूँ तो ये हो जाएगा प्लस का, तो ये आ गया हमारे पास 8x/100 इज इक्वल टू में यहाँ पे कितना बचा हमारे पास 1800। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे 29/200 है यहाँ पे, तो 29 को हम 200 के साथ यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करके हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आएगा, तो आएगा 0.145x प्लस 100 को 8 को 100 के साथ डिवाइड किया तो आएगा हमारे पास 0.08x इज इक्वल टू 1800। ना अब इन दोनों को ऐड कर देंगे हम, ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे, तो आ जाएगा हमारे पास 0.225, कितना आएगा 0.225 इज इक्वल टू 1800। नाउ अब यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 1800 और साथ में यहाँ पे क्या x, अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 1800 मल्टीप्लाई में क्या होगा, ये डेसिमल रिमूव करूँगा तो क्या आ जाएगा 1000, साथ में यहाँ पे 3 जीरो आ जाएंगी 1 2 3 और डिवाइड में कितना आ जाएगा 225। अब यहाँ पे हम इसे कैंसिल आउट करेंगे, कैंसिल आउट करने के बाद हमारे पास आंसर कितना आएगा, तो आएगा हमारे पास 8000, कितना आएगा हमारे पास 8000, तो आएगा हमारे पास आंसर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन डी इज
करेक्ट। तो हॉर्स की जो कॉस्ट है वो कितनी होगी 8,000 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ 2,500 इज अर्न बाय इन्वेस्टिंग अ सम ऑफ मनी फॉर 13 ईयर। द इंटरेस्ट रेट इज चार्ज एट 4% फॉर फर्स्ट 3 ईयर, 5% फॉर नेक्स्ट 4 ईयर एंड 8% बियॉन्ड 7 ईयर। फाइंड द सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड। 13 वर्षों के लिए एक धनराशि निवेश करने पर 2500 रुपये का साधारण ब्याज अर्जित किया जाता है। पहले 3 वर्षों के लिए ब्याज दर 4%, अगले 4 वर्षों के लिए 5% और 7 वर्षों के बाद 8% है। निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि सिंपल इंटरेस्ट, जो टोटल सिंपल इंटरेस्ट है वो हमें कितना मिल रहा है 2,500। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट केस के लिए प्लस सिंपल इंटरेस्ट सेकंड केस के लिए, फिर हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट थर्ड केस के लिए। कितना आएगा यहाँ पे प्लस सिंपल इंटरेस्ट कौन से केस के लिए आएगा थर्ड केस के लिए। और जो टोटल सिंपल इंटरेस्ट है हमारे पास वो कितना आ रहा है 2,500। अब सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ साइड पे लिख रहा हूँ, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100। नाउ तो फर्स्ट केस के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल तो हमें यहाँ पे नहीं पता कितना है, तो प्रिंसिपल हमने कितना मान लिया P। रेट कितना हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट केस के लिए 4 ईयर, तो आ जाएगा मल्टीप्लाई में 4/100 मल्टीप्लाई टाइम कितना है, तो फर्स्ट केस के लिए जो हमारे पास टाइम है वो कितना है 3 ईयर, तो मल्टीप्लाई में कितना आ गया 3 प्लस ऐसे हम सेकंड केस के लिए निकालेंगे। सेकंड केस के लिए हमारे पास प्रिंसिपल हमने P मान लिया मल्टीप्लाई रेट चेंज हो गया, रेट कितना हमारे पास, तो रेट है यहाँ पे हमारे पास 5%, तो आ गया 5/100 मल्टीप्लाई टाइम कितना है 4 ईयर, तो टाइम कितना आ गया यहाँ पे हमारे पास 4 ईयर प्लस जो हमारे पास लास्ट सिंपल इंटरेस्ट है, तो उस केस में हमारे पास प्रिंसिपल कितना है, तो आ गया हमारे पास P मल्टीप्लाई में रेट कितना है 8%, तो आ गया 8/100 मल्टीप्लाई टाइम कितना है 7 ईयर, तो टाइम कितना आ गया यहाँ पे हमारे पास 7 ईयर। अब यहाँ पे देखते हैं कि 7 ईयर आएगा या नहीं आएगा, तो हमारे पास टोटल टाइम कितना है 13 ईयर, तो 3 ईयर कंप्लीट हो गए यहाँ पे हमारे पास 3 + 4 7, तो 7 ईयर तो कंप्लीट हो गए हमारे पास, तो यहाँ पे कितना बचेगा 6 ईयर, तो लास्ट केस में जो हमारे पास टाइम है वो कितना आएगा 6 ईयर इज इक्वल टू टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया 2,500। ना अब इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं या फिर हम ऐसे इसको सोल्व कर लेते हैं, तो आ जाएगा हमारे पास 12P, ऐसा करते हैं और 4 कॉमन निकाल लेते हैं सभी में से 4P/100, ये हमने यहाँ से कॉमन निकाल लिया ना। अब अंदर क्या बचेगा 3 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 5 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 4 कॉमन निकाला मैंने, तो 4 2 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा 4 कॉमन निकाल लिया तो 6 2 12, कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 12, ठीक है। नाउ इज इक्वल टू में कितना आ गया 2,500। नाउ अब क्या करना है ऐड कर लेते हैं इसे, 5 3 8 12 8 कितने हो गए 20, तो आ गया 4P/100 मल्टीप्लाई में कितना आ गया 20 इज इक्वल टू 2,500, तो ये कट भी जाएगा 5 1 21 20 25 100, तो ये 5 ऊपर जाके क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई और 4 नीचे जाके क्या आ जाएगा डिवाइड, तो आ जाएगा हमारे पास P इज इक्वल टू 2500 मल्टीप्लाई में 5 ओवर में कितना आ गया 4। नाउ अब क्या करेंगे हम यहाँ पे 4 से कैंसिल आउट करते हैं, तो देखते हैं क्या आंसर आएगा 4 से, 4 1 4, 4 6 24, 1 4 2 8, 4 5 20, तो आ गया हमारे पास 6 2 5। ना अब 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, तो आएगा 5 5 25, 2 कैरी, 5 2 10 + 2 12, 1 कैरी, 5 6 30 + 1 31, तो आ गया हमारे पास 3,125 रुपीज़, तो ये आ गया हमारे पास प्रिंसिपल, क्या आ गया हमारे पास ये प्रिंसिपल। तो यहाँ पे पूछा था फाइंड द सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड, तो इन्वेस्टेड अमाउंट कितना हमारे पास 3,125, तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास ऑप्शन C इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज ऑफ
नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 67, 1 से 67 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। नाउ तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, तो इसे हम एपी की फॉर्म में लिख लेते हैं। एपी क्या होगी हमारे पास 1 2 3 4 अप टू लास्ट नंबर क्या है हमारे पास यहाँ पे 67। नाउ तो यहाँ पे हमने क्या करना है, पहले सम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, सम। तो सम कैसे फाइंड करेंगे, तो एस एन, तो हमारे पास फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन ओवर 2 ब्रैकेट में ए प्लस एल। एन यहाँ पे हमारे पास नंबर, तो टोटल नंबर कितने हैं 1 to 67 तक 67, तो आ जाएगा एस 67 इज इक्वल टू एन की वैल्यू सेम रहेगी 67 ओवर 2। ए यहाँ पे हमारे पास क्या फर्स्ट टर्म 1 प्लस एल क्या यहाँ पे हमारे पास लास्ट टर्म 67 इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 67 प्लस 1 कितनी होगी 68, तो आ गया 67 ओवर 2 मल्टीप्लाई 68, तो 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 3 द 6 2 4 द 8, तो 67 मल्टीप्लाई 34, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके हमारे पास 2278। नाउ तो ये आ गया हमारे पास सम, क्या आ गया सम। नाउ अब हमने क्या फाइंड करना है, एवरेज। एवरेज निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ ऑल डाटा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डाटा। तो सम ऑफ ऑल डाटा कितना आ गया 2278 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डाटा कितना है 67, तो 67 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 34, तो आ गया हमारे पास एवरेज। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट 34। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द बिगिनिंग राम वर्क एट अ रेट such that he can finish a piece of work in 24 hours, but he only work at this rate for 16 hours. After that he work at a rate such that he can do the whole work in 18 hours. If Ram is finished this work at a stretch, how many hours will he take to finish this work? शुरुआत में राम इस गति से काम करता है कि वो 24 घंटे में काम का एक हिस्सा पूरा कर सकता है, लेकिन वह इस गति से केवल 16 घंटे काम करता है। उसके बाद वो इस गति से काम करता है कि वो पूरा काम 18 घंटे में पूरा कर सकता है। यदि राम को यह काम लगातार पूरा करना है तो उसे यह काम पूरा करने में कितने घंटे लगेंगे, तो ये हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बताया हुआ कि, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बताया कि वर्क डन जो है, वर्क डन इन 16 आवर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो वर्क तो हमारे पास 1 यूनिट होगा, तो आएगा 1 ओवर टोटल टाइम कितना होता है एक दिन में, तो आ गया हमारे पास 24 आवर, तो 24 मल्टीप्लाई में कितना आ गया 16 इज इक्वल टू, तो कैंसिल आउट किया तो ये आ गया हमारे पास 2/3, कितना आ जाएगा 2/3। ना अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क इज इक्वल टू टोटल वर्क 1 यूनिट माइनस 2/3 हमने यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 3, तो आ जाएगा 3 - 2 इज इक्वल टू 1/3, तो आ गया हमारे पास 1/3, ये आ गया हमारे पास रिमेनिंग वर्क। ना अब क्वेश्चन में बोला कि जो बचा हुआ काम है वो कितने घंटे में खत्म कर रहा है 18 आवर में, कितने घंटे में खत्म कर रहा है 18 आवर में। तो हमने यहाँ पे क्या निकालना है, टाइम निकालना है, टाइम टू कंप्लीट 1/3 ऑफ रिमेनिंग वर्क। तो क्या आ जाएगा हमारे पास टाइम इज इक्वल टू, तो रिमेनिंग वर्क कितना हमारे पास 1/3 डिवाइडेड बाय, और जो राम है उसकी जो हमारे पास यहाँ पे एफिशिएंसी है वो कितनी है 1/18, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/18। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 1/3 मल्टीप्लाई 18/1, 3 1 द 3, 3 6 द 18, तो ये आ गया हमारे पास 6 आवर। कितना अब हमने यहाँ पे टोटल टाइम इज इक्वल टू, तो कितना आ जाएगा टाइम स्पेंट एट इनिशियल रेट प्लस टाइम स्पेंट एट न्यू रेट, तो टाइम स्पेंट एज न्यू रेट इज इक्वल टू इनिशियल रेट कितना हमारे पास 16 आवर प्लस जो न्यू रेट आया वो कितना है हमारे पास 6 इज इक्वल टू 16 + 6 कितना हो गया 22, तो आ गया हमारे पास 22 आवर। तो ये जो टोटल काम है उसको खत्म करने में कितने घंटे लगेंगे 22 घंटे। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ थीफ नोटिस्ड बाय अ policeman from a distance of 200 meters. The thief start running at the policeman chase him. The thief and the policeman run at the rate of 10 km and 11 km per hour respectively. What is the distance between them after 6 minutes?
एक चोर को एक पुलिसकर्मी 200 मीटर की दूरी से देख लेता है। चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 10 किलोमीटर और 11 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भागते हैं। 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या है, ये हमने फाइंड करनी है। नाउ तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि जो 6 मिनट है इसको हम चेंज कर लेते हैं हम किस में, आर में। तो क्या आएगा 6 मिनट इज इक्वल टू, तो आएगा 6/60 इज इक्वल टू, तो आएगा हमारे पास 0.1 आर। तो 6 मिनट को हमने चेंज कर लिया किस में, आर में। नाउ अब नेक्स्ट क्या बताया हुआ है कि जो थीफ की स्पीड है वो कितनी है, 10 किलोमीटर। थीफ को मैं लिख रहा हूँ टी से, तो थीफ स्पीड इज इक्वल टू कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये आ गई थीफ की स्पीड। अब डिस्टेंस निकाल लेते हैं कि कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा। तो डिस्टेंस कवर बाय थीफ इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड कितनी है यहाँ पे हमारे पास, तो स्पीड है थीफ की 10 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई टाइम कितना लग रहा है उसे, 0.1 आवर इज इक्वल टू, तो कितना आ गया हमारे पास, तो डिस्टेंस आ गया यहाँ पे हमारे पास 1000 मीटर। कितना आ गया डिस्टेंस यहाँ पे हमारे पास, 1000 मीटर। नाउ अब जो हमारे पास पुलिसमैन है उसकी स्पीड कितनी है, तो पुलिसमैन स्पीड इज इक्वल टू 11 किलोमीटर पर आवर, 11 किलोमीटर पर आवर। नाउ तो यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 11 किलो, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड कितनी है 11 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई टाइम कितना लग रहा है 0.1 आवर, तो मल्टीप्लाई में 0.1 आवर। तो इसको आर से आर कट जाएगा, तो हमारे पास डिस्टेंस कितना आ गया 1100 किलोमीटर। तो ये आ गया हमारे पास डिस्टेंस। ना अब हमने यहाँ पे क्या निकालना है, रिलेटिव डिस्टेंस। तो रिलेटिव डिस्टेंस इज इक्वल टू, तो जो पुलिस की स्पीड है वो ज़्यादा है, तो आ गया 11,000 माइनस और 1100 माइनस, और जो थीफ की स्पीड है वो कितनी है 1000 नाउ इज इक्वल टू, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे जो हमारे पास किलोमीटर है, ठीक है, इसको हमने चेंज कर दिया मीटर में, तो 1000 मीटर आया है, ठीक है। नाउ अब कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस, तो ये आ गया हमारे पास कितना 100 मीटर। कितना आ गया 100 मीटर। तो रिलेटिव डिस्टेंस कितना आ गया 100 मीटर। नाउ अब क्या है हमारे पास, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 6 मिनट। अगर उनके बीच का जो इनिशियल डिस्टेंस है वो कितना है 200 मीटर। कितना है इनिशियल डिस्टेंस 200 मीटर। तो 6 मिनट, तो पूछा है कि जो 6 मिनट है आफ्टर 6 मिनट, तो जो 6 मिनट के बाद जो डिस्टेंस है वो कितना रहेगा वो हमने फाइंड करना है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे डिस्टेंस आफ्टर 6 मिनट इज इक्वल टू, तो इनिशियल डिस्टेंस कितना था 200 माइनस रिलेटिव डिस्टेंस कितना है 100, तो आ गया हमारे पास 100 मीटर। तो आफ्टर 6 मिनट कितना डिस्टेंस रहेगा उनके बीच में 100 मीटर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट 100 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आयरन रोड ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ लेंथ 5.6 मीटर, weight 2.4 kg. How much will be the weight of 5 iron rod of the same thickness and length 8.4 मीटर। Now अब इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या दिया हुआ है, 5.6 मीटर लेंथ है रोड की और उसका वेट कितना है 2.4 kg। तो यहाँ से हम करते हैं 1 मीटर लेंथ का वेट निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 2.4 ओवर 5.6 kg। तो अब हमें यही पता चलेगा कि 1 मीटर जो रोड है उसका वेट कितना होगा 2.4 ओवर 5.6 kg। तो हमने क्या करना, जो हमारे पास न्यू लेंथ ऑफ रोड है वो कितनी है 8.4 मीटर। तो 8.4 मीटर जो हमारे पास रोड है जिसकी लेंथ 8.4 मीटर है, तो उसका टोटल वेट कितना आ जाएगा, तो आएगा 8.4 मल्टीप्लाई में 2.4 डिवाइडेड बाय 5.6 kg। तो ये आ गया हमारे पास न्यू रोड का वेट ना। तो हमारे पास ऐसी टोटल कितनी रोड अब 5, तो 5 रोड का टोटल वेट कितना आ जाएगा वो लिख लेते हैं यहाँ पे, 5 रोड वेट
इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 8.4 मल्टीप्लाई 2.4 डिवाइडेड बाय 5.6। ये डेसिमल से तो एक डेसिमल कट जाएगा, तो इन सभी को हम कैंसिल आउट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो आएगा 18 kg। तो आ गया 18 kg। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 18 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द प्रॉब्लम। अब क्या है हमारे पास यहाँ पे अंडर रूट क्यूब रूट है हमारे पास, अंडर रूट नहीं क्यूब रूट 125 माइनस अंडर रूट, यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है तो कोस एक्स मान लेते हैं, इज इक्वल टू 3। अब 125 जो है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 की पावर 3, और यहाँ पे ये भी क्या है क्यूब रूट, तो क्यूब रूट से ये 3 कट जाएगा, माइनस अब ये क्या आ गया मेरे पास यहाँ पे अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 3, तो ये मेरे पास बचा 5 यहाँ पे, तो 5 माइनस अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 5, ये प्लस का 5 राइट साइड जाके माइनस का हो जाएगा, तो आ गया माइनस अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू माइनस के 2, माइनस से माइनस कट गया ना। अब ऐसा करते हैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे, क्या कर देंगे हम यहाँ पे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा हमारे पास ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, ये अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 2 2 इज द 4, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4। ऑप्शन ए इज करेक्ट 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व 5 होल 1/2 प्लस 6 होल 1/2 माइनस 8 होल 1/4। तो ये जो क्वेश्चन हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो सबसे पहले हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो आ जाएगा 5 टू द 10 प्लस 1 11/2, फिर आएगा प्लस 6 टू द 12 प्लस 1 13/2 माइनस 8 फोर द 32 प्लस 1 33/4। ना अब यहाँ पे हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 4। अब 4 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो क्वेश्चन में भी 2 आएगा, और 2 11 द कितने हो गए 22 प्लस यहाँ पे भी सेम 2 13 द 26 माइनस 4 से 4 कट गया, तो यहाँ पे आ गया 33 इज इक्वल टू, तो 26 और 22 ऐड हो जाएंगे, तो आएगा हमारे पास 6 + 2 8 4 2 2 प्लस 2 + 2 4 माइनस 33 डिवाइड में आ गया 4 इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया हमारे पास 15/4। इसको जब हम डिवाइड करके लिखेंगे तो हमारे पास फ्रैक्शन में आ जाएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में 3 होल 3/4। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 3 होल 3/4।